कोच्चि की एक सुनसान कोने पर एक पुराना मिट्टी से बना कच्चा सा मकान था। वहां रामदास नाम का एक बूढ़ा मछुआरा जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। रोज सुबह वह नदी की तरफ अपनी टूटी हुई नाव लेकर जाता, जाल डालता और जो थोड़ी बहुत मछलियां मिलती उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब शाम ढली और रामदास थका हारा वापस लौटा, दरवाजा खोलते ही उसके दिल को एक झटका सा लगा। बिस्तर पर एक नाजुक सी बिल्कुल अजनबी लड़की लेटी हुई थी। चेहरा चांद जैसा उजला, आंखों में समंदर जैसी गहराई और उम्र मुश्किल से 20 साल। रामदास की आवाज गुस्से से कांप उठी। उसने कहा कि वह कौन है और उसके घर में क्या कर रही है। यह उसका बिस्तर है, क्या उसे कोई शर्म नहीं आती? लड़की डर कर उठ बैठी। उसकी आंखों में एक खामोश सा डर और मासूमियत छिपी थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि अभी कुछ नहीं बताएगी, आने पर सब बता देगी, बस उसे यहां रहने दिया जाए। रामदास को गुस्सा आया। उसने कहा कि न वह उसे जानता है, न उसका कोई रिश्ता है उससे। वह जवान लड़की है और वह खुद 70 साल का एक बूढ़ा आदमी है। यह सब नामुमकिन है और वह फौरन उसके घर से निकल जाए। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले और वह घुटनों के बल बैठकर उसके कदमों में गिर पड़ी। उसने कहा कि जो कहोगे वह करेगी, बस उसे एक छोटा सा कोना रहने को दे दो। वह घर संभाल लेगी, खाना बनाएगी, सफाई रखेगी, बस एक मौका चाहिए। रामदास का दिल थोड़ा नरम हुआ, मगर फिर भी उसने कहा कि वह खुद मुश्किल से जी रहा है, उसे क्या खिलाएगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लड़की ने बस उसकी ओर देखा और कहा कि आप बस हाँ कह दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामदास ने थकी हुई सांस ली और धीरे से कहा कि ठीक है, रह लो। मगर उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने उसी पल कहा कि पहले उसे उससे निकाह यानी शादी करनी होगी। रामदास के कदम जैसे जमीन में। उसने हैरानी से पूछा कि क्या कहा? शादी? वह और मैं? क्या उसे होश है? वह क्या कह रही है? लड़की ने मुस्कान नहीं दिखाई, सिर्फ मजबूत लहजे में बोली कि हाँ, उसे उससे ही शादी करनी है, और आज ही। रामदास कुछ समझ, एक हसीन चेहरा जिसे वह जानता तक नहीं, शादी की बात कर रहा था। कई पल सोचने के बाद जब उसका दिल और दिमाग थक गए तो उसने चुपचाप हामी भर दी। फिर उसी कच्चे मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछुआरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की शादी के बंधन में बंध गए। उस रात रामदास देर तक सोने की कोशिश करता रहा, मगर उसके दिल में एक ही सवाल घूमता रहा, यह लड़की कौन है और क्यों आई है उसकी जिंदगी में? वह चुपचाप बैठा नेहा को देख रहा था। न कोई खुशी थी, न कोई सपना, बस एक अजीब उलझाव था, जैसे किसी ने दिल पर भारी बोझ रख दिया हो। वह बार बार सोचता रहा, कहीं यह सब सपना तो नहीं? अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रामदास ने अपनी पुरानी नाव तैयार कर ली। वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई, नदी जा रहे हो? उसने मुड़कर देखा, नेहा वहीं खड़ी थी। आंखों में एक अजीब सा ठहराव ली। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि हाँ, पता नहीं आज कुछ मिलेगा या नहीं। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भरोसा रखो, सब बेहतर होगा। रामदास ने कुछ नहीं कहा और नदी की ओर बढ़ गया। उस दिन मछलियां पकड़ना जैसे एक बहाना बन गया था। दिमाग में बस नेहा का ख्याल था, उम्र का बोझ, तन्हाई की मार, और अब ये लड़की। वह जब जब जाल पानी में डालता सोचता, आखिर ये लड़की कौन है? क्यों की मुझसे शादी? क्या वाकई वह सच्ची है? कई घंटों की कोशिश के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और नदी की लहरें भी थकी थकी लगने लगी। जब वह घर लौटा, नेहा दरवाजे पर खड़ी मिली। आंखों में एक हल्की उम्मीद थी। उसने पूछा, कुछ मछली मिली? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, आज कुछ नहीं मिला। नेहा ने न शिकायत की न कोई अफसोस जताया, बस मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, फाके भी साथ सह लेंगे। शादी का मतलब ही यही तो है। उस रात चूल्हा बुझा रहा, पेट खाली था, मगर कमरा खामोशी से भरा था। नेहा अब भी चुपचाप वहां बैठी थी, जैसे हर दुख को अपने भीतर समेटे बैठी हूं। अगली सुबह रामदास फिर निकल पड़ा, इस बार और भी बोझ लेकर। उसके मन में अब यह भी सवाल उठ रहा था, क्या यह सब धोखा है? कहीं वह किसी फरेब में तो नहीं है? लेकिन इस बार आखिरकार एक मछली जाल में फंसी गई। फिर भी रामदास खुश नहीं हुआ। वह थक हार कर बस घर लौट आया। नेहा ने मछली ली और कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूं। कुछ देर बाद वह लौटी और बोली, रसोई में कुछ भी नहीं है, न नमक, न तेल, न कोई मसाला। रामदास ने हार भरे स्वर में कहा, कहाँ था ना,
मेरे पास कुछ नहीं, जो मछली मिलती है उसे कोयले पर भून लेता हूं। नेहा ने फिर न कोई शिकायत की, न ही कुछ कहा। फौरन मछली को कोयलों पर रख दिया। जब दोनों ने आधी आधी मछली खाई तो रामदास ने गहरी सांस ली और वही सवाल फिर से पूछा, नेहा, अब तो बता दो, तुम आखिर हो कौन और क्यों की मुझसे शादी? नेहा ने चुपचाप एक गहरी सांस ली। कोची की नमी से भरी फिजा में वो रात कुछ अलग ही थी। नेहा की आवाज अब भी रामदास के कानों में गूंज रही थी। आंखों में नमी आ गई। थोड़ा और सब्र करो रामदास, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा। तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएगा। उस रात रामदास को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा, छत को तकता रहा। सुबह हुई तो वह रोज की तरह नदी की ओर गया, लेकिन जब वापस आया उसकी जिंदगी जैसे एक पल के लिए थम गई। घर में खामोशी थी, एक गहरा सन्नाटा। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह घबरा कर कभी कमरे में, कभी आंगन में, कभी बाहर और फिर अंदर दौड़ा। हर तरफ आवाज दी, नेहा, नेहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसकी नजर उस पुरानी पीली लकड़ी की संदूक पर पड़ी। वही संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां संभाल कर रखी थी। मगर आज वह संदूक खुला हुआ था और अंदर खाली। रामदास की टांगों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह वहीं फर्श पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। क्या नेहा चोर थी? क्या उसने मेरी सादगी का फायदा उठाया? मेरी मां की निशानी लेकर चली गई। गहरे सदमे में वह दौड़ता हुआ अपने पुराने दोस्त श्रीनाथ के पास गया। श्रीनाथ ने सारी बात सुनी और सिर हिलाकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो महारानी के पास, वह जरूर इंसाफ करेगी। रामदास की आंखों में एक नई उम्मीद चमकी। कोची की तंग पत्थरीली गलियों से गुजरकर रामदास उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ा जहां कोची की महारानी का महल था। फिजा में हल्की ठंडक थी और उसके हाथों में अब भी वह खाली संदूक थमी हुई थी, जिसमें उसकी मां की बालियां थीं। महल के दरवाजे पर दो लंबे लंबे तलवार थामे सिपाही पहरे पर थे। रामदास उनके सामने जाकर रुका। उसकी आवाज भारी थी। मुझे महारानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। महारानी से तुम जैसे बेतरतीब बूढ़े आदमी, चलो हटो यहां से। लेकिन दूसरे सिपाही ने बात काटी, रुको, आज महारानी ने दरबार आम लोगों के लिए खोला है। एक दिन की मेहरबानी का फायदा इस बूढ़े को भी मिल सकता है। कुछ सवाल जवाब के बाद रामदास को महल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। महल के अंदर का नजारा उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ऊंचे ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते शीशे और हजारों दियों की रोशनी। बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था जहां बैठी थी कोची की महारानी। चेहरा नकाब में छुपा हुआ था, केवल गहरी शांत आंखें नजर आ रही थीं। दरबार का वजीर ऊंची आवाज में बोला, रामदास बिन हरिराम, अपनी बात रखिए महारानी के सामने। रामदास धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज में कांप थी, मगर शब्द साफ थे। महारानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मछुआरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान, खूबसूरत मगर अजनबी। उसने मुझसे निकाह की जिद की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह न मानी। निकाह हुआ और 2 दिन बाद वह मेरी मां की आखिरी निशानी। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर महारानी बोली, तुम्हारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। दरबार आज समाप्त होता है, तुम बाहर प्रतीक्षा करो। रामदास कुछ कहना चाहता था, लेकिन पहरेदारों ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा सा कमरा दिया गया। हैरानी की बात थी, कोची की महारानी आम लोगों को महल में रात गुजारने की इजाजत नहीं देती थी, मगर रामदास को मिली। उस रात वह सो नहीं सका। आंखों में 1000 सवाल थे। सुबह हुई, दरबार फिर से सजा। इस बार माहौल अलग था। दरबार में कम लोग थे। महारानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, मगर आज उनके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरी खामोशी भी थी। वजीर ने ऐलान किया, महारानी साहिबा ने निर्णय किया है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से भेंट की जाएगी। रामदास चौंक गया। मुझसे? अकेले में? वजीर ने कहा, जी हां, मगर सिर्फ कल सुबह। तब तक आप महल में ही रहेंगे। रामदास एक आखिरी उम्मीद लेकर महारानी से मुलाकात की तैयारी करने लगा। दूसरी सुबह एक दासी आई और बोली, महारानी साहिबा इंतजार कर रही हैं, आपको सिंहासन हॉल में बुलाया गया है। रामदास भीतर पहुंचा तो देखा
महारानी वहीं बैठी थीं, उसी अंदाज में, चेहरा नकाब में। महारानी ने कहा, बैठ जाइए रामदास। रामदास ने धीमी आवाज में कहा, महारानी साहिबा, मैं आपके सामने सिर झुकाकर इंसाफ मांगने आया था। आपने मुझे अकेले में बुलाया, एक बूढ़े को इतनी इज्जत दी, मगर ये सब क्यों? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? महारानी उठी, कुछ कदम चली और उस संदूक के पास आ खड़ी हुई। वही संदूक जिसमें रामदास की मां की सोने की बालियां रखी थीं। रामदास हैरान रह गया। ये संदूक, ये तो मेरी मां के जेवर वाला है। ये आपके पास कहां से आया? आपने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला। मान गया, आप सच्ची महारानी हैं। फिर उसने बेचैन होकर पूछा, मगर वो चोरनी कहां है जिससे आपको मेरी मां की निशानी मिली? कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। रामदास की आवाज धीमी और टूटी हुई निकली, मेरी आखिरी दरख्वास्त है, मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। महारानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। खामोशी समय को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। फिर अचानक वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। संगमरमर के फर्श पर उनके कदमों की हल्की सी आहट गूंजी। रामदास ने सिर उठाया। वह महारानी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। कुछ पल बीते और फिर महारानी ने अपने नकाब का पल्लू धीरे से थामा और चेहरा सामने कर दिया। रामदास के होंठ जड़ हो गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दिल की धड़कन जैसे थम गई। नेहा। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, वही आवाज, वही अस्तित्व जो 2 दिन उसकी जिंदगी का हिस्सा रही थी। हाँ रामदास, मैं ही नेहा हूं। रामदास लड़खड़ा कर बैठ गया। एक हाथ से दिल थामते हुए बोला, ये क्या माजरा है? तू महारानी है और मुझसे निकाह क्यों किया? मेरी मां की निशानी लेकर क्यों चली गई? नेहा की आंखों में नमी तैरने लगी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर शांत स्वर में बोली, अब वो समय आ गया है रामदास, जब तुम्हें सच बता दूं। कमरे की दीवारों पर टिमटिमाते दियों की रोशनी कांपने लगी। हवा में एक गंभीर खामोशी घुल गई। 20 साल पहले नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची अकेली बैठी थी, भूखी, प्यास से बेहाल और डरी हुई। उस वक्त एक बूढ़ा मछुआरा वहां से गुजरा। उसने उस बच्ची को उठाया, उसे बचाया और अजनबियों के हवाले कर दिया। वो बूढ़ा मछुआरा तुम थे, रामदास। रामदास की आंखें नम हो गईं। दिल की पुरानी परतों से यादों की गर्द उड़ने लगी। वो बच्ची मैं थी। तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैं अनाथालय में पली बढ़ी, पढ़ाई पूरी की, फिर किस्मत ने पलटा खाया। एक रईस परिवार ने मुझे अपना लिया और मैं उनकी इकलौती वारिस बन गई। महल, दौलत, तख्त सब मिला, लेकिन एक बोझ हमेशा दिल पर रहा। नेहा की आवाज भीग गई, तुम्हारा वह एहसान जो मैं कभी नहीं भूल पाई। रामदास चुपचाप सुनता रहा, जैसे कोई सपना हो जिसे छूना भी मना हो। मैं चाहती तो तुम्हें सोना दे सकती थी, जमीन दे सकती थी, लेकिन वो सब नाकाफी था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारी सेवा करना चाहती थी, तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहती थी। रामदास हल्के से कांपते स्वर में बोला, तो तूने मुझसे निकाह सिर्फ एहसान चुकाने के लिए किया? नेहा के होंठ कांप उठे। नहीं रामदास, ये एहसान नहीं था, श्रद्धा थी, दिल से जुड़ी हुई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सीधे रूप में आती तो तुम कभी स्वीकार न करते, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। इसलिए मैंने वो रास्ता चुना जिसमें तुम इनकार नहीं कर पाते। उसकी आंखें अब बहने को थीं। तुम्हारी मां की निशानी मैंने सिर्फ इसलिए ली ताकि तुम यहां आओ, ताकि मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आ सकूं। रामदास का गला रुंध गया, आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से बोला, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देगी। नेहा मुस्कुराई, एक पारदर्शी, खामोश मुस्कान के साथ। वो मदद नहीं थी रामदास, वो तुम्हारी इंसानियत थी। तुमने मुझे जीवन दिया, और जो जीवन देता है वो केवल उपकार करता नहीं, ईश्वर के समीप होता है। फिर उसने रामदास का हाथ थामा। हाथ में कंपन थी, लेकिन स्पर्श में आभार था। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे लिए केवल एक उपकार करता नहीं, मेरा वो अतीत हो जो मुझे रोशन करता है। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा है। हर सुबह तुम्हारी चाय होगी, हर शाम तुम्हारी बातें। रामदास ने नजरें झुका लीं। आंखों से बहते आंसू उसके गालों को छू रहे थे। मैं एक मछुआरा और तू रानी, नेहा ने नरमी से कहा। और जो किसी को जिंदगी देता है वो रानी से कम कब होता है? महल के बाहर पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। रोशनी की किरणों में एक सुकून बसा हुआ था। रामदास की बरसों पुरानी थकन आज मिट चुकी थी।
दिल जैसे हल्का हो गया था। ये कहानी सिर्फ जेवर की वापसी की नहीं थी, ये इंसानियत, मोहब्बत और एहसान की वो डोर थी जो वक्त की कसौटी पर भी नहीं टूटी। जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझो,